हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11वीं के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 17 और अध्याय का नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 3 वीडियो पहले ही बना दिया है। यह चौथा वीडियो है। अगर आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपकी तैयारी और समझ दोनों बेहतर हो सके। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गैसों का विनिमय कैसे होता है उसके बारे में। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैंने 11th के ही लेसन 1 से लेकर लेसन 16 तक का कंप्लीट वीडियो बना दिया है और लेसन 1 से लेकर लेसन 7 तक का क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। उन सभी वीडियो का भी लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। चलिए अब बिना किसी के देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है। यानी जो कुपिकाएं होती है, कुपिका का मैंने आपको चित्र दिखाया था, आगे भी जानेंगे। तो जो कुपिकाएं होती है वहीं पे गैसों का विनिमय होता है। विनिमय मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। तो देखिए, O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। कहाँ कहाँ पे होता है? तो सबसे पहले कुपिकाओं में होता है, उसके बाद रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। और किस प्रकार होता है? सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा। किस आधार पे होता है? तो सांद्रता प्रवणता के आधार पर। यानी जिधर एक तरफ सांद्रता ज्यादा होगी यानी दाब ज्यादा होगा और एक तरफ दाब कम होगा। तो एक तरफ दाब ज्यादा हो एक तरफ कम हो, इस स्थिति को सांद्रता प्रवणता कहते हैं। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटक है। अब देखिए, जहाँ पे विसरण हो रहा है वहां अब कितनी मोटी झिल्ली से हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है। और वो झिल्लियां भी ये प्रमुख रोल निभाती हैं कि गैसों का विनिमय किस प्रकार होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि गैसों का विनिमय किस तरह से होता है। अंतः श्वसित वायु यानी जब हम लोग सांस अंदर खींचते हैं, और यह निश्वासित वायु यानी जब हम लोग सांस छोड़ते हैं। तो देखिए, जब हम लोग सांस अंदर खींचते हैं तो उसमें क्या आता है? O2 आता है। ठीक है, O2 यानी ऑक्सीजन आता है। और ये ऑक्सीजन ये फुसफुसीय शिरा से जाता है किसमें? ये हार्ट में जाता है। हार्ट इसको पंप करके फिर शरीर में भेजता है। ये आ जाता है शरीर के ऊतक के पास, ठीक है, यानी फेफड़ों के पास। और यहाँ से ऑक्सीजन चल जाता है ऊतकों में, और जो ऊतक में CO2 होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो फिर से लौट आता है शिरा से होते हुए हार्ट में, और हार्ट उसको फिर पंप करके बाहर फुसफुस धमनी में भेजता है। और यहाँ के बाद श्वसन को शरीर से यानी सांस को शरीर से बाहर निकाल देता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फुसफुस धमनी है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजनीकृत ब्लड, यानी ऐसा ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिस वैसा रक्त जिसमें O2 की मात्रा नहीं होती, जिसमें CO2 होता है। और फुसफुसीय शिरा में क्या बहता है? तो फुसफुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ऐसे जितनी सारी धमनियां होती हैं तो सभी धमनी में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रक्त बहता है, सिर्फ फुसफुसीय धमनी को छोड़कर। वैसे ही सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, केवल फुसफुसीय शिरा को छोड़कर। यानी फुसफुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन होता है वह बहता है। बाकी जितनी शिराएं होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, जो रेड से दिखाया गया है ये शुद्ध रक्त है, और जो ये नीले कलर से दिखाया गया है यह अशुद्ध रक्त है। आगे देखते हैं। अब गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं, और इसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 तथा PCO3 द्वारा दर्शाते हैं। देखिए, जो मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, उसमें विशेष गैस के जो भागीदारी होती है उसके दाब को क्या कहते हैं? आंशिक दाब कहते हैं। ठीक है, विशेष गैस, यहाँ पे देखिए, गैसों के मिश्रण में किसी
विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए कि गैसों का कुछ मिश्रण है, जैसे यहीं पे CO2 है या फिर O2 है, इनमें कोई विशेष गैस जैसे हम जो सांस लेते हैं उसमें CO2 का कितना मात्रा है, O2 का कितना मात्रा है, उसका दाब कितना है, उसको क्रमशः हम PO2 और CO2 द्वारा PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। यानी ऑक्सीजन के दाब को PO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के दाब को PCO2 द्वारा दर्शाया जाता है। वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में इन दो गैसों के आंशिक दाब तालिका 7.1 और चित्र 17.3 में दर्शाए गए हैं। मैंने आपको चित्र में दिखा दिया। अब आगे टेबल की बात यानी तालिका की बात करेंगे। सारणी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कुपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देती है। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कुपिकाओं की तरफ ये दर्शाया गया है। चूंकि CO2 की घुलनशीलता ऑक्सीजन की घुलनशीलता से 20-25 गुना अधिक होती है, अतः विसरण झिल्लिका में प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 की मात्रा O2 की तुलना में अधिक होती है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो यहाँ पहले समझिए, जो O2 की घुलनशीलता है वो CO2 की तुलना में कम होती है। घुलनशीलता किसकी कम होती है? O2 की। और घुलनशीलता किसकी अधिक होती है? CO2 की। O2 से CO2 लगभग 25 गुना ज्यादा घुलनशील होता है। 25 गुना का नहीं, 25 टाइम्स, 25 टाइम्स अधिक घुलनशील होता है। कौन ज्यादा घुलनशील होता है? CO2। और कौन कम घुलनशील होता है? तो ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जब श्वसन करते हैं तो जब श्वसन लेते हैं तो क्या होता है? O2 जाता है अंदर और श्वसन को छोड़ते हैं तब क्या होता है? CO2 होता है। और देखिए वायुमंडल में O2 का दाब कितना होता है? 153 और CO2 का होता है 0.3। देखिए श्वसन क्या होता है कि जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तब यह कूपिका से ऑक्सीजनकृत ब्लड में जाता है। तो यहाँ पे देखिए कूपिका में जो वायु का प्रेशर होता है, वायु का दबाव होता है, यानी आंशिक दबाव होता है, वो होता है 104 और ऑक्सीजन में होता है मात्र 40। तो कूपिका में ज्यादा है ऑक्सीजन और ये रक्त में कम है, इसलिए ऑक्सीजन निकल करके रक्त में चला जाता है। फिर ऑक्सीजनकृत रक्त से फिर ऊतक में जाता है ऑक्सीजन, क्योंकि देखिए रक्त में ऑक्सीजन कितना है? 95 है और ऊतक में कितना है? 40 है। यहाँ पे देखिए रक्त में ज्यादा ऑक्सीजन है और ऊतक में कम है, इसलिए जो सांस है यानी जो ऑक्सीजन है वो रक्त से निकल करके ऊतक में चला जाता है। अब इसका उल्टा देखते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तब ऊतक से क्या होता है? CO2 आता है ब्लड में। अब देखिए ऊतक में इसका CO2 का प्रेशर कितना है? 45 है और ये जो ब्लड है उसमें कितना है? 40 है। मात्र यहाँ पे 5 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कितना का अंतर था? 45 का अंतर था। और यहाँ पे आप ज्ञात कीजिएगा तो यहाँ पे तो 64 का अंतर है। यानी वायु से ये कूपिका से रक्त में ब्लड जाने के लिए कितना का अंतर होता है? 64 का गैप होता है। यानी दाब प्रवणता में कितना होती है? 64 होता है। और वैसे ही रक्त से ऊतक में जाने के लिए अगर ऑक्सीजन को रक्त से ऊतक में जाना है तो उसका अंतर होता है 45। लेकिन ऊतक से जब CO2 को, ये ध्यान रखिएगा, ये इस बार CO2 आ रहा है इस दिशा में, ऊतक से CO2 आता है इसमें रक्त में, तो यहाँ पे मात्र 5 का अंतर होता है। और फिर ये रक्त से जब आता है कूपिका में, यहाँ पे भी 5 का अंतर होता है। यानी जो CO2 होता है वो कम दाब प्रवणता में भी उसका विसरण हो जाता है, यानी वह ऊतक से रक्त में चला जाता है और रक्त से कूपिका में चला जाता है, क्योंकि इसकी घुलनशीलता अधिक होती है। कितनी होती है? ऑक्सीजन के 25 गुना इसकी घुलनशीलता होती है। जबकि ऑक्सीजन को कूपिका से रक्त में जाने के लिए, पुनः रक्त से ऊतक में जाने के लिए ज्यादा दाब प्रवणता की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे है कूपिका से ऑक्सीजन में जाने के लिए 64 का अंतर होता है और रक्त से ऊतक में जाने के लिए 45 का अंतर होता है। विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है। चित्र 17.4 देखिए 3 स्तर से बनी होती है। इसको मैं पहले बताता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यथा कूपिका की पतली सल्की उपकला, यानी यह एक पहली परत हो गई।
कुपिकाओं की कोशिकाओं की अंतःकला, ये दूसरी अंतःकला दूसरी हो गई, और उनके बीच स्थित आधारी तत्व, ये हो गया आधारी तत्व तीसरी। यानी जो कुपिकाएं होती है उनकी जो मतलब विसरण झिल्ली हम कहेंगे, विसरण झिल्ली कितनी परतों की मिलकर बनी होती है, तो 3 स्तरों यानी 3 परतों से मिलकर के बनी होती है। वो 3 परतें कौन कौन सी हैं? सल्की उपकला, दूसरा है अंतःकला, और तीसरा है आधारी तत्व। फिर भी इसकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है, इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक O2 के कुपिकाओं से उत्तकों और CO2 के उत्तकों से कुपिकाओं के विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। देखिए भले ही ये 3 परत है, एक परत देखिए ये कौन है, ये सल्की उपकला है, जो कुपिका की परत है, ये वाला ठीक है, ये वाला एक परत है। जो दूसरी है वह दूसरी परत ये वाली है, ये वाली, जिसे कहते हैं अंतःकला यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? जो नस होता है यानी वेन होता है, वही दिखा है रक्त कोशिका की अंतःकला, ये केशिका होता है। तो इसकी एगो यानी जो नस का होता है उसका एगो परत हो गया, और एक कुपिका का हो गया, दो हो गया। और इन दोनों के बीच में ये आधारीय भाग भी होता है, आधारीय तत्व ये वाला। तो टोटल मिलाकर के 3 परत होते हैं। हालांकि तीनों की अगर मोटाई को मिला दिया जाए तो तीनों की मोटाई मिलने के बाद भी यह 1 मिलीमीटर से कम ही होता है। इसलिए इस झिल्ली द्वारा गैसों का मिश्रण हो पाता है, क्योंकि ये तीनों मिलने के बाद झिल्ली बहुत ही पतली रहती है, तीनों के मिलने के बाद भी। आगे जानते हैं गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। O2 और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% O2 का परिवहन रक्त के लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। तो देखिए ये तो आप जानते होंगे कि O2 का परिवहन किससे होता है? रक्त द्वारा होता है, यानी रक्त के भी हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। लेकिन ये भी जानिए कि CO2 का भी परिवहन रक्त द्वारा ही होता है। 97% जो रक्त है, रक्त में जो 97% जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन रक्त द्वारा यानी लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। और जो शेष 3% ऑक्सीजन है उसका परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है, यानी वो प्लाज्मा में घुल जाता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है, जबकि 70% का बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होता है। CO2 है वो कितना? तो 20 से 25 यानी 20 से 25 बोल रहा है, ये लगभग 23% के आसपास होता है, ठीक है। तो 23% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं का होता है, ठीक है। और 70% किसमें हो जाता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और लगभग 7% CO2 प्लाज्मा द्वारा घुली अवस्था में होता है। तो देखिए 23% हो गया किसमें? 23% हो गया लाल रक्त कणिकाओं में, 70% बाइकार्बोनेट के रूप में, और 7% हो गया ये प्लाज्मा में घुल जाता है। तो ये टोटल हो गया 100%, ठीक है। तो लगभग ये 20 से 25 या एग्जैक्ट कहें तो 23% जो CO2 का परिवहन होता है वो लाल रक्त कणिकाओं द्वारा ही होता है। अब जानते हैं ऑक्सीजन का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक है। ये तो आप जानते होंगे जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? तो वह लाल रक्त कणिकाओं में होता है, और उसमें क्या होता है? लोहा होता है। यह एक रंजक है, हीमोग्लोबिन क्या है? एक रंजक है, यानी जो कलर बनाता है, रंगीन करता है, लाल करता है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। और उत्क्रमणीय का मतलब है कि ऑक्सीजन से बंध भी कर सकता है और फिर ऑक्सीजन को अलग भी कर सकता है, यानी जो प्रक्रिया रिवर्स हो जाती है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन है, एच हाइड्रोजन मत समझिएगा, हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन है वो बंध जाएगा और फिर ये टूट भी सकता है, इसलिए इसे उत्क्रमणीय कहते हैं। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 O2 अणुओं के वहन कर सकते हैं। यानी अगर एक हीमोग्लोबिन का अणु है तो उसमें एक साथ कितने ऑक्सीजन के अणु बनेंगे? 4। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर O2 के आंशिक दबाव से संबंधित है। यानी O2 का आंशिक दबाव कितना है
इस पर निर्भर करेगा कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से किस प्रकार बनता है। CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक है जो इस बंधन को बाधित करते हैं। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बंधने को कौन कौन सा बाधित कर सकता है, कौन कौन सा कारक है जो उसको प्रभावित कर सकता है, तो वो है CO2 का आंशिक दबाव, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और तापक्रम। 3 चीजें हैं। कौन कौन? CO2 का आंशिक दबाव, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और तीसरा है तापक्रम। इसके अलावा भी कुछ अन्य छोटे मोटे कारक हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करके सिग्माफ वक्र प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से O2 बंधन को प्रभावित करने वाले CO2, हाइड्रोजन आयन सांद्रता आदि की घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। चित्र 7.5 इसको देखिए। जब वायु में क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो ये जो वक्र होता है वो कुछ ऊपर होता है, जब इसमें हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन है तो ये ज्यादा होगा, और जब यह कम हो जाता है तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, कुपिकाओं में जहां O2 निम्न, CO2 कम, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और निम्न तापक्रम होता है, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं। जबकि उत्तकों में निम्न O2, उच्च CO2, उच्च सांद्रता, उच्च हाइड्रोजन आयन सांद्रता और उच्च तापक्रम की परिस्थितियों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होते हैं। यानी देखिए, जब ऑक्सीजन, CO2 और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा तापमान ऊंचा होगा तब क्या होगा, जब ऊंचा होगा तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा, और जब ये तीनों कम होंगे तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा। इससे स्पष्ट है कि O2 हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बनता है और उत्तकों में वियोजित हो जाती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, O2 हीमोग्लोबिन से बन जाता है। कहाँ पे बनता है, तो फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है, O2 हीमोग्लोबिन से बंध जाता है, यानी जुड़ जाता है, और उत्तकों में जाकर वियोजित हो जाता है, यानी उत्तक के पास जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में उत्तकों को लगभग 5 मिलीलीटर O2 प्रदान करता है। यानी जब 100 ml जब रक्त बहेगा, मतलब 100 ml जब रक्त जाएगा शरीर में नस के माध्यम से उत्तक के पास, जब 100 ml रक्त जाएगा तो मात्र 5 ml ऑक्सीजन को देगा, बाकी अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो ये था O2 का परिवहन। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।